बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, रोज़े आपके अच्छे गुजर रहे होंगे। लेकिन ख़ित्ते में जारी जंग ने यकीनन सबको परेशान कर रखा है। बैक ऑफ देयर माइंड एवरीवन इज़ थिंकिंग कि आखिर हालात किस तरफ जा रहे हैं, कब ठीक होंगे, जंग कब रुकेगी, कहाँ कहाँ हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे। कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं, डेवलपमेंट्स आ रही हैं, आपके सामने रखते हैं। ये बात अब पूरी दुनिया के मीडिया में डिस्कस हो रही है कि इजराइल ने आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने के लिए वहाँ पे लगे हुए ट्रैफिक कैमरास को हैक किया हुआ था। उन ट्रैफिक कैमरास के अंदर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा था वो इजरायली सॉफ्टवेयर था। फिर मुझे याद आता है नेतन्याहू अपनी तकरीरों में कुछ बातें किया करते थे जो सबको याद रखनी चाहिए। नेतन्याहू कहते थे कि हर वो इंसान जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन है वो एक इजराइल का हिस्सा उसके हाथ में है। वो कहते थे कि हर वो मुल्क जहाँ पे चेरी टोमेटोज उगाए जाते हैं, खाए जाते हैं, वो इजरायली चेरी टोमेटोज खा रहे हैं, उनकी ईजाद है। तो हमें याद रखना चाहिए कि नेतन्याहू कहते थे कि दुनिया की टॉप आईटी सॉफ्टवेयर कंपनियां इजरायली हैं। और हम ये जानते हैं कि ईरान जैसा मुल्क जहाँ इतनी सारे चेक्स एंड प्रोटोकॉल्स रखे जाते थे कि किस तरह इजराइल और मूसाद को बाहर रखा जाए, किस तरह दुश्मनों को बाहर रखा जाए, वहाँ पर इजराइल उनके ट्रैफिक कैमरास के सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने में कामयाब हुआ। और उसी मॉनिटरिंग से मालूम पड़ा उनको कि आयतुल्लाह खामनई कब जाते हैं, कब आते हैं, क्या उनकी मूवमेंट है, और सब लोगों की जो बड़े बड़े उनके टारगेट से उनकी मूवमेंट्स उन्होंने हासिल कर ली। ये वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो हम पाकिस्तानी नहीं चाहते कि इजराइल के हाथ लगे। इजराइल चाहता है कि उसको ये इन्फॉर्मेशन मिले और उससे ये फ़ायदा उठा सके, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। जब ईरान जो इतना मोहतात था, इतना ख्याल रख रहा था कि इजराइल की एंट्री ना हो पाए पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान भी उतना ख्याल रख रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में भी आप जानते हैं बहुत सारे CCTV कैमराज लगे हुए हैं ऑल ओवर द कंट्री। बड़े बड़े शहरों में तो ख़ास तौर पर कराची में भी लगाए गए हैं। उनका कंट्रोल हासिल करना इजराइल के लिए, उनको हैक करना इजराइल के लिए को बड़ा काम नहीं होगा, बड़ा छोटी सी बात होगी। ऐसे में हम क्या इकदाम कर रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आज उठाना चाहता हूँ। दूसरी खबर यह है कि हम जानते हैं कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज होगी। इंडिया जैसा मुल्क परेशान हो गया है कि हमारे पास 25 दिन का पेट्रोल और डीजल है, 25 दिन का क्रूड ऑयल है। पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट आई है कि हमारे पास 29 डेज का पेट्रोल और डीजल मौजूद है और 15 दिन की LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम कतर से मंगवाते हैं। कतर का तो प्लांट ही बंद हो गया है, तो वहाँ से आना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारे हुक्मरान पूरी उम्मीद है कि आ जाएगा। हमारे स्टेट मिनिस्टर पेट्रोलियम के वो गए हैं, उन्होंने सऊदी एम्बेसडर से भी मुलाकात की है, उनको मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि एक जहाज़ फ़ौरन से वहाँ से रवाना किया जाए जो पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान की सप्लाई को बहाल रखे। दुनिया भर में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज का खतरा पैदा हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश के बाद। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये सूरत हाल पैदा होनी है। और मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त हमारी हुकूमत क्या प्लान कर रही है। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक हायर एजुकेशन के लिए जितने भी इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, वो अब घर से तालीम हासिल करेंगे रिमोटली, ताकि जब गाड़ियों की आमदोरफ्त पिक एंड ड्रॉप में मसरूफ़ नहीं होगी तो फिर पेट्रोल बचेगा। ये भी डिसाइड किया जा रहा है, ये भी सोचा जा रहा है कि जो प्राइस होती है डीजल और पेट्रोल की, जो हर 15 दिन के बाद अपडेट की जाती है, रेगुलेट की जाती है, उसको अब वीकली रेगुलेट किया जाएगा। हर हफ्ते तय किया जाएगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या होनी चाहिए। ये भी सोचा जा रहा है कि फ्यूल सप्लाई को क्लोजली मॉनिटर किया जाए और उस पर गहरी नज़रें रखी जाएँ, बिल्कुल रखनी चाहिए। हम जानते हैं LNG कतर से बंद हो चुकी है और हमारे पास 15 दिन की LNG है, और बताया जा रहा है SSGC की जानिब से कि 10 मार्च को नया शेड्यूल जारी होगा गैस सप्लाई का। गैस सप्लाई जो अभी आधे मुल्क में है नहीं, आधे मुल्क में जो सप्लाई हो रही है SSGC SNGC से, उसका भी नया शेड्यूल आएगा और नए शेड्यूल में मज़ीद बंदिशें की जाएंगी। क्योंकि कतर से जब गैस नहीं आएगी तो पाकिस्तान कहाँ से गैस प्रोवाइड करेगा? सिंध जो गैस पैदा करता है उसको भी बेचारे को गैस नहीं मिलती है। क्या बात करें गैस की। एप्टिमा कंप्लेन कर रही है, टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, कि हमारे नए कनेक्शन नहीं लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो एनर्जी शॉर्टेज का खतरा मंडला रहा है उसके बड़े असरात हमारी इंडस्ट्री पे होंगे। हम ये भी जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त परेशानियां हैं। UAE की बात करें तो UAE में जो हमारी एम्बेसी है अबू धाबी में, उसने काउंसलर सर्विस बंद कर दी है अंटिल फर्दर नोटिस। इसीलिए लोग परेशान भी वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, कराची में 4 रोज़ से सड़कें बंद हैं, उसकी वजह से लोग परेशान हैं। स्टॉक मार्केट में दोबारा कुछ बेहतरी आ रही है इस उम्मीद से कि शायद तेल हमारे पास आता रहेगा सऊदी अरब से, क्योंकि हमारा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं आ रहा, दूसरे रूट से आ रहा है। सो वी आर सेफ। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ कि अगर दुनिया महफूज नहीं,
आप कैसे महफूज होंगे? दुनिया बदल रही है, हमें ही बदलना होगा, तैयारी करनी होगी। हम ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ एक जंग में इन्वॉल्व हैं और हमारा दुश्मन इजराइल बड़ा खुश है कि हम इस वक्त ईरान की मदद नहीं कर सकते। पूरी दुनिया इस वक्त ईरान के साथ एकजहती का मुजाहरा कर रही है, सिवाय डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथियों के। हम जानते हैं कि एक 10, 15, 20, 50 हज़ार डॉलर का ड्रोन ईरान का अरबों डॉलर के इक्विपमेंट को तबाह कर रहा है अमेरिका के। अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा ईरान से। ईरान हमें इस तरह परेशान कर देगा, ईरान हमें इतने सारे फ्रंट्स के ऊपर अटैक करेगा। तो इसीलिए पूरी मुस्लिम उम्मा जो ईरान के साथ खड़ी है वो अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रही है, उनके लिए दुआएं भी कर रही है कि अल्लाह ताला उनको ताकत दे, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज का हिस्सा बनने के लिए भी दुआ करिए कि अगर हम नहीं तो हमारी औलाद जरूर उनकी फौज का हिस्सा हो। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे मौजूद मेहमान, विद डिले उनका तारुफ करवाना बहुत जरूरी है। परवेज संदीला साहब मेरे साथ मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और तजज़ियाकारों में से एक हैं। परवेज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं पहला सवाल बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपसे करना चाहूँगा। अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि ईरान में जिस तरह आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट किया, वहाँ पे ट्रैफिक के कैमरास को हैक करके उनमें इजरायली सॉफ्टवेयर डलवा के, अब बहुत सारे ज़राए ऑफ कोर्स वो अपने आप को कोर्ट नहीं करवाना चाहते, उसमें कुछ ऑफिसर्स भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं। हम जानते हैं कि इजराइल कहता है कि जिसके भी हाथ में स्मार्टफोन है उसने इजराइल का एक हिस्सा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और इजराइल IT सेक्टर में बहुत आगे है, ये भी हम जानते हैं। आपकी नज़र में क्या हमें मोहतात होना चाहिए, हमें कोई इकदाम करने चाहिए टू मेक श्योर कि इजराइल हमें जिस तरह ईरान को मॉनिटर कर रहा था उनके CCTV कैमरा से हमें ना कर रहा हो, या फिर हमें रिलैक्स रहना चाहिए? आमिर हसन साहब, योर ओपिनियन सर। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, रिलैक्स तो कभी नहीं रहना चाहिए, ना हमारे दिफाई इदारे ना इंटेलिजेंस एजेंसीज कभी रिलैक्स है। और पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों का दुनिया में एक मुकाम है और दुनिया मोतरफ है इसकी। तो हम उस सतह पे रिलैक्स तो नहीं है। लेकिन जहां तक इसराइल की अगर साजिश की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि एक छोटा सा मुल्क है, उसे बड़ी मक्कारी के साथ और साजिशों के साथ ला के यहाँ पे दोबारा से मजबूत किया गया, और अब उसे ग्रेटर इसराइल की तरफ, जो कि उनका ख्वाब है, ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसे रोकने के लिए मुझे वो मुस्लिम उम्मा नजर नहीं आ रही। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि मुसलमान ही मुसलमानों के खिलाफ मदद फराहम कर रहे हैं। ईरान के ऊपर अगर हमले हो रहे हैं तो बड़े मुसलमान ममालिक के इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ईरान को कोई जवाबी कार्रवाई, जाहिर है जिस पे हमलावर होंगे वो जवाबी कार्रवाई करेगा, वो करेगा तो वो उधर ही करता है जहां से हमले हो रहे हैं, और वो मुस्लिम ममालिक है। तो ये सोचना चाहिए क्या कोई मुस्लिम क़यादत मौजूद है दुनिया के अंदर? इस चीज को देखना चाहिए कि क्या एक छोटा सा मुल्क और एक छोटी सी अकलियत 90 के करीब मुस्लिम ममालिक को जैसे चाहे वैसे जंग में धकेल सकती है। इस चीज को सोचना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अपने तय ये भी ठीक है कि हमें दिफा की तरफ तवज्जो देनी है, इंटेलिजेंस की तरफ तवज्जो देनी है, लेकिन उससे बढ़ के जो जरूरत है वो मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की है, एक आवाज उठाने की है और एक प्रेशर क्रिएट करने की। और ये प्रेशर क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदीया अगर इसमें शरीक हो तो इस जंग को रुकवाया जा सकता है, जो कि रुकवाया जाना चाहिए। हाल देख लीजिए क्या क्या होता रहा है। इराक के साथ क्या किया, सीरिया के साथ क्या किया, लीबिया के साथ क्या किया, सूडान के साथ क्या किया, और ये फहरिस्त तवील होती जाएगी। अगर तो ये समझते हैं कि अगर किसी एक मुल्क पे, मैं नहीं समझता कि ईरान इराक की तरह या लीबिया की तरह हो सकता है। बड़ी कोशिश की गई, रिजीम चेंज का ड्रामा बनाया गया, वहां पे लोगों को बड़ी देर से उभारा जा रहा है, लेकिन अवाम नहीं उठे। शहादत के बाद अवाम अगर फिर बाहर निकले तो मौजूदा हुकूमत के हक में निकले हैं, और आज भी ईरान के अवाम उनके साथ खड़े हैं बड़ी मजबूती के साथ। बल्कि अब ये जो हमले हुए हैं और शहादत हुई है सैयद अली खामेनेई की, उसने मजीद लोगों को अपनी फिक्र के साथ, ईरानियों को, क्योंकि ईरानी जहाँ पे अपना सियासी तौर पे भी और सकाफती तौर पे भी अपने नजरिए के साथ बहुत स्ट्रांग है, और मजहबी और रूहानी तौर पे भी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये पाकिस्तान जो किरदार, मैं कोई इसमें इतना मायूस नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया है, सऊदीया के किरदार को महदूद किया है, हमले उधर से नहीं हो रहे, ईरान भी नहीं कर रहा, इसे रोकना चाहिए। और उसके बाद मिडिल ईस्ट के
ममालिक की तरफ जाना चाहिए। और मैं फिर कहता हूँ, पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब रोल प्ले कर सकते हैं। अभी इत्तेहाद तक ना जाए, जंग को रोकें। इतना बड़ा मुल्क नहीं है इसराइल। इसराइल, आप मुझे बताएं कि अगर मुस्लिम ममालिक सिर्फ आवाज उठा दे। मैं नहीं कहता आमिर साहब, जंग आपने करें, मैं नोट नहीं किया है कहता- कि अमेरिका का स्टांस चेंज हुआ है और वो चाहता है कि ईरान अब मेज पर आ जाए मुज़ाकरात करने के लिए, जो आप बात कर रहे हैं कि जंग को रोकने के लिए। लेकिन वो तो 20 साल से तैयारी कर रहे थे इस जंग की, वो तो चाहते ही नहीं कि जंग फौरन रुके। यही मैंने कहा कि ये इनके कैलकुलेशन जो है वो ठीक नहीं थी। इन्होंने इराक को भी, वो ईरान को इराक समझ लिया था। अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर कोई रहे थे। सद्दाम हुसैन अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये कोई सद्दाम नहीं बैठा यहाँ पे, कोई मोहम्मद कद्दाफी नहीं है। वो डिक्टेटर ये नहीं। हुकूमत कभी भी सहूलियत के और अमेरिकी साम्राज्य के जेरे साया नहीं रही है ईरान के। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अलाउ मी बाकी हुकूमतें तो उन्हीं की थी, उन्हीं के पपेट्स थे, इसलिए वो गिर भी गए। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। परवेज संधीला साहब, आप माशाल्लाह से बाहर रहते हैं सर, आपको मालूम है टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। टेक्नोलॉजी अगर वॉरफेयर में आ जाए तो क्या काम करती है, टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए। और नेतन्याहू ओपनली कहते हैं कि आईटी की टॉप 10 कंपनियां इजरायली हैं। और ये वाज़ेह हो गया कि ईरान, जहां पे इतने चेक्स एंड प्रोटोकॉल्स और इतना सिस्टम था इजराइल और मोसाद को रोकने के लिए, वहां के सीसीटीवी कैमरास भी उनके कंट्रोल में आ गए। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि कहीं अब हमारे सीसीटीवी कैमरास भी खतरे में ना हो। आपकी नज़र में हाउ बिग ऑफ अ थ्रेट दिस इज, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस इजरायली सॉफ्टवेयर से मुकाबला करने के लिए? परवेज संधीला साहब। बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपके सीसीटीवी जो कैमरास हैं, और इसके अलावा बहुत सारे तो पाकिस्तान के अपने होम मेड हैं, मैं आपको ज़रा पहले से बता दूं। और दूसरी बात यह है कि इसराइल के आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अब आपने ये सवाल किया है तो मेरे पास ऐसी इम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगले प्रोग्राम में मैं आपको ज़रूर पता करके बताऊंगा, क्योंकि लाहौर सेफ सिटी का मैंने बहुत दफ़ा विजिट किया है, बहुत सारे दूसरे सेफ सिटी का भी मैंने विजिट किया है, जैसे सरगोदा या जहाँ जहाँ मैं मतलब जिस शहर में गया हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसराइल के, हाँ अगर आप चाइना के कहें तो मैं किसी हद तक मान सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जो कैमरे इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाइनीज़ हैं, और अगर चाइनीज़ है तो फिर सॉफ्टवेयर भी चाइनीज़ होगा। लेकिन वो भी किसी हद तक जो है वो नहीं होने चाहिए इस वक्त जो सिक्योरिटी के हालात को देखते हुए। पाकिस्तान और भारत की जंग में पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया के कैमरे से लेके, बैंकिंग सिस्टम से लेके, ट्रेन सिस्टम से लेकर और बहुत सारे दूसरे सिस्टम को हैक किया था, उसके बाद पाकिस्तान खुद भी इन चीज़ों को बहुत गहरी नज़र से देख रहा है कि जो हमारे निज़ाम है, जो हमारा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, चाहे वो बैंकिंग का, चाहे वो दूसरा है, क्या वो भी सिस्टम हैक हो सकता है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी इस ईरान, देखें ईरान में और पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है। पहले तो मेरे ख्याल में जब भी कोई भी तजिया किया जाता है तो ईरान को और पाकिस्तान को साथ में मिलाना या इनका तजिया करना या इनका एक दूसरे के साथ मुकाबला करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। ईरान पर जिस किस्म की पाबंदियाँ हैं, ईरान जिस तरह इंडिया के घेरे में घिरा हुआ था, या ईरान के पास जिस तरह कोई बहुत ज्यादा चॉइस नहीं थी, पाकिस्तान वो कंट्री नहीं है। फिर मेरी और आपकी बहस शुरू हो जाएगी आमिर भाई, फिर इससे पहले 8 जंगें वो बंदा रुकवा भी चुका है, 8 जंगें वो बंदा रुकवा भी चुका है। सर क्या गजा की जंग रुकवा सका? क्या यूक्रेन की जंग रुकवा सका? सर allow me to talk as well as a guest, if you don't mind। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग दोनों, आप देखें, इससे पहले जापान और अमेरिका 2 कंट्री हैं जो आपस में आमने सामने हुए थे, दोनों एटॉमिक कंट्री थे। उसके बाद दूसरी जंग जो होने जा रही थी वो पाकिस्तान और किसकी होने जा रही थी? हिंदुस्तान की। किसने रुकवाई? क्या वो बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता? इसके अलावा दुनिया में और बहुत सारी जंगें वो क्लेम कर रहा है, उसने रुकवाई और रुकवाएं भी हैं। और अगर किसी जगह पे वो आकर गलत साबित हो गया है, या उसने कोई ऐसा पंगा ले लिया है, या उसने ईरान पर हमला कर दिया है, या वेनेजुएला के सदर को उसकी बीवी के साथ किडनैप कर लिया है, ये भी तो कहें। सर मैं अर्ज कर रहा हूं सर, जो भी है, जिस तरह भी हुआ है, लेकिन आप ये कह दें जब हमने उसको नोबेल इनाम उसके लिए नॉमिनेट किया था तो उस वक्त वो जंगें रुकवा रहा था। लेकिन अब तो हम नहीं कह रहे, अब तो शहबाज शरीफ नहीं कह रहा। ईरान की जंग के बाद क्या पाकिस्तान कह रहा है कि उसको नोबेल इनाम मिलना चाहिए? हमने तब कहा था जब उसने जंगें रुकवाई थी, हमने तब कहा था जब उसने जनूबी एशिया के करोड़ों लोगों की जानें बचाई थी। तो आप इस बात पे कह दें कि पाकिस्तान अमेरिका के आगे सरेंडर कर गया। जनाब, अमेरिका पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया हुआ है। अमेरिका का प्रेसिडेंट आपके फील्ड सर चले, मैं नहीं कहता, मेरी बात गलत है। डॉक्टर इसाक अल्लाह को प्यारे हो गए, सुन रहे हैं? अमेरिका परवेज साहब, ईरान के मामले पर पाकिस्तान टेबल पर लेकर आ रहा है और आने वाले दिनों में भी टेबल पर लेकर आएगा। तो ये कहना कि पाकिस्तान सरेंडर कर गया, मेरे ख्याल में ये मैं गलत उठता। डॉक्टर इसाक अल्लाह को प्यारे हो गए, बड़े मजहबी रहनुमा थे, वो कहते थे कि हम बर्तानिया की गुलामी से निकल के अमेरिका की गुलामी में आ गए। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये बहुत बड़ी तादाद में लोग कहते हैं। मे बी आई एम रॉन्ग।
सर बिल्कुल आप रॉन्ग है यहाँ पे सर। कैसे सर, हम पहली दफा बैरिस्टर आमिर हसन से निकले हैं, पहली दफा तो बैरिस्टर साहब मुझे ब्रेक पे भी जाना है, इसके ऊपर आप कमेंट करें सर। हम अपने फैसले खुद कर रहे हैं, हम किसी के ताबे नहीं है, हम अपने फैसले खुद कर रहे हैं। हमने फैसला किया कि हमने सऊदी अरब के साथ जाके मुआहिदा करना और सऊदी अरब की हिफाजत की। ईरान ने सऊदी अरब पर हमला नहीं किया क्योंकि हमने ईरान को बताया, तो हम कहां सरेंडर कर गए। ठीक, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मैं सही हूं या परवेज संदीला सही है आपकी नजर में? बैरिस्टर आमिर देखिए, मैं दोनों को इन इंतहाओं पे नहीं लेके जाना चाहता ना, तो जी मैं दोनों चीजों को इस इंतहा पे नहीं लेके जाना चाहता ना। तो मैं आपके मौक़िफ़ को यहाँ पे आगे बढ़ाऊंगा और ना मैं संदेला साहब के अमेरिका हमारे आगे सरेंडर कर चुका है। ऐसी दोनों की कोई बात नहीं। अल्लाह अल्लाह करके अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात दोबारा बहाल हुए हैं। और जतोई साहब, हमको इतनी ऐसी कौम भी नहीं है। ईरान का एक सिविलाइजेशन हजारों सालों पे मुहित और फिर उनकी तरबियत है जिससे वो इंकलाब लाए, और जहां उन्होंने ईरान इराक जंग में और उसके बाद पाबंदियों का मुकाबला किया है। इधर तो हमारा हाल ये है कि जंग किसी और मुल्क में इस वक्त लड़ी जा रही है और तेल की ज़खायर कम होने पे हम परेशान हो रहे हैं। तो क्या हम खुदा न खास्ता ऐसी कौम है कि हम कुर्बानियां दे सकें, अपने पेट पे पत्थर बांध सकें? सर वो कहते हैं you didn't say anything in particular, you didn't say anything in particular but you said it really well। प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मुझे पैनल पे ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के नामवर सियासतदान है, साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, दुनिया बदल रही है, दुनिया के हालात बदल रहे हैं, आपकी नज़र में पाकिस्तान को अब किस तरह बदलना होगा? क्या आप समझते हैं हमारे सियासी हालात अगर अब ना बदले तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? अपना ओपिनियन शेयर कीजिए फवाद साहब। देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है इमीडिएट चैलेंज जो है वो तो इकोनॉमी है, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंस है अरब मुल्कों के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। विज़ हमारे फॉरेन रिजर्व्स हो जाए या हमारी जो भी आप समझेंगे जो अर्जेंट पेमेंट्स हैं या हमारी जो कमोडिटीज हैं, उनके लिए हमारी बहुत बड़ी जो डिपेंडेंस है वो इसी खित्ते पे है जिसमें जंग अब शुरू हो गई है। तो इसकी वजह से आपने देखा है कि अभी 12 रुपए तेल की कीमतों में पहले इजाफा हुआ है, और अगर ये 2-3 दिन और मामला जो है नहीं सुधरता तो 21 रुपए डीजल और 25 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफे का खदशा है। 1 रुपए 63 पैसे बिजली की कीमत में अभी कल ही इजाफा जो है वो हो गया। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो एक महंगाई की एक बहुत बड़ी नई लहर है, वो पाकिस्तान के लोग उससे नबर्दाज़मा होने के लिए असली ही नहीं रह गई कि हम उससे नबर्दाज़मा हो सके, क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का 4 सालों में जो हशर नशर हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान के लोगों की अब कैपेसिटी नहीं है कि वो एक नई जो महंगाई की वेव है उसका मुकाबला। मुज़ाकरात कितने जरूरी फवाद साहब? तो इसलिए जो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक रिजेंटमेंट है वो हमारी जो पॉलिटिकल रिजेंटमेंट है उसमें बहुत इजाफा करेगी, और जो पॉलिटिकल जो इस वक्त पाकिस्तान का मंजरनामा है उसमें बहुत ज्यादा डिवीजन है, और अनफॉर्चुनेटली हुकूमत जो है उसकी जो तमाम पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा कंटेम्प्ट ऑफ द पीपल के ऊपर मबनी है। सो दे डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग में को उनकी राय होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और एक तो बिल्कुल वो समझते हैं कि लाठी गोली के ऊपर ही हर सलूशन हो सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो डिवीजन हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली लिप सर्विस के अलावा हुकूमत ने कुछ नहीं किया। फवाद साहब, इफ इमरान खान वाज टू बी रिलीज्ड, पाकिस्तान को क्या फायदा होता इन द करंट सिनेरियो सर? देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो सेंटीमेंट है लोगों का वो उसके अंदर एक प्रो जो पॉलिसीज हैं वो एक सेंटीमेंट आए। पाकिस्तान की अगर इस वक्त आप इंटरनेशनल प्लेसिंग देखिए तो वो बुरी नहीं है, पाकिस्तान हैज एक्चुअली डन रादर वेल। अभी भी हमारी प्लेसमेंट जो है वो बड़ी अच्छी है, विज़ ईरान भी और विज़ अरब मुल्कों में भी, लेकिन हमारी जो डिवीजन है वो बड़ी खतरनाक है, और इमरान खान के को इसलिए आपको अपने फैसलों में शरीक करना पड़ेगा और करना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम का दिल तो इमरान खान के साथ धड़कता है, पाकिस्तान का लीडर जो है वो इमरान खान है, इसलिए आपको अल्टीमेटली इमरान खान से बातचीत तो करनी पड़ेगी।
बैरिस्टर आमिर हसन साहब, डू यू एग्री कि इस माहौल के अंदर हमें इमरान खान के लिए थोड़ी स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, उनको बाहर लाना चाहिए ताकि वो इस्लामोफोबिया का मुकाबला कर सकें? खासतौर पे दुनिया में जो कुव्वतें, अब आपको मालूम है कि एक कुव्वत दज्जाल को बुला रही है, हम जैसे लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जरा वक्त आ गया है कि हम इस्लाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर अपने झगड़े खत्म करें? आमिर हसन साहब, देखिए, पाकिस्तान में ये बात नहीं की जा सकती कि कोई एक लीडर है और वो लीडर आएगा तो सब हालात ठीक हो जाएंगे। उस लीडर की हुकूमत रही, जितने बेहतर थे सब जानते हैं, और क्या क्या हुआ, और इंटरनेशनली जितने हमारे ताल्लुकात खराब रहे वो सबके सामने आया है। कितने उनके ईरान के साथ ताल्लुकात थे, कितने सऊदीया के साथ थे, या कितने आलमी सतह पे एक फोन का इंतजार तो अमेरिका से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का करते रहे और वो आया तक नहीं। और उसके अलावा इसराइल के साथ वो जो ताल्लुक बात बढ़ाने की बात थी वो भी उन्हीं के दौर में हुई और सब जानते हैं इसे। लेकिन बहरहाल मैं इससे बढ़ता हूँ कि पीटीआई को बतौर सियासी कुव्वत अपना किरदार अदा करना चाहिए, और इसके लिए वो मौजूद हैं। फवाद साहब से बसद एहतराम ये जानते हैं कि अगर इनके पीटीआई के सियासी लोग पार्लियामेंट में मौजूद होते, शाह महमूद कुरैशी जैसे, फवाद चौधरी साहब जैसे, या दूसरे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, और ये नया कैडर ना आता जिन्हें बनाया गया है। एक तो ये भाड़े पे खरीदे गए हैं, ज्यादातर लीगल फर्टर्निटी के लोग हैं, वो आके बैठ गए हैं और उन्हें ना तो पता है। अब अगर ये सियासी लोग यहाँ पे होते तो पीटीआई एक रोल प्ले कर सकती थी। अब इसके लिए कहना कि एक फर्द आएगा और वो करेगा, कोई भी एक फर्द नागुज़ीर नहीं होता। इमरान खान अपनी जमात के जरिए असरात रखते हैं और उन्हें उसे इस्तेमाल करना भी चाहिए। एक सूबे में उनकी हुकूमत है, पार्लियामेंट में एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी, सूबाई असेंबलियों में भी। लेकिन अगर वो सिर्फ इसी में इस्तेमाल होते रहेंगे कि कैदी नंबर 804 और मछली मंडी और उसे रिहा करो, सियासी क़यादतें जो होती हैं वो कैद में भी हो तो मुल्की सालमियत को सरे फहरिस्त रखती हैं। इस पर मैं आपको जोतई साहब एग्जाम्पल दूंगा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की, कि हम नहीं मानते थे जिया की रजीम को, डिक्टेटर था, भुट्टो साहब को फांसी दी और 85 के इलेक्शन का हमने बाइकआउट किया। उसी से मान से वजूद में आने वाली मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत ने, जब रशिया ने इनकला करना था फौजों का, तो मोहतरमा को बुलाया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, बीबी ने मुतालबात नहीं रखे, शिरकत की, बताया कि मेरे दुख या मेरे मामला या मेरे मुफादात मेरे लिए तरजीह नहीं रखते, पाकिस्तान की सालमियत तरजीह रखती है। तो इस तरह पॉलिटिकल रोल अदा होता है, ठीक सर, फैन क्लब बनने से ले पॉलिटिकल पार्टी बनने से। परवेज संधीला साहब, योर ओपिनियन सर? देखिए जी, इमरान खान के मामले में तो वो मेरे ख्याल में एक जाहिर है जो जुर्म है उसकी सजा भुगत रहे हैं, वो तो अदालतों के जरिए ही उनको रिलीफ मिल सकता है। मेरे और आपके कहने से या फवाद भाई के ख्वाहिश पे तो उनको रिलीफ मिल नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, उनके वोटर हैं, उनके चाहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जुर्म किया है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जो जुर्म उन्होंने किया है वो सिर्फ चाहने वालों की चाहत की वजह से तो वो बाहर नहीं आ सकते ना। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पर इससे पहले भी मुश्किल वक्त आए, ख़ासतौर पर जब इमरान खान साहब थे। हिंदुस्तान के साथ हमारी एक जंग होते होते बची, जिसमें हमने उनका एक जहाज़ मार गिराया, उनका हमने एक पायलट पकड़ लिया। तो इमरान खान साहब ने 24 घंटे भी वो होल्ड नहीं कर सके थे। आपको वो तरीही अल्फाज इमरान खान के याद होंगे कि क्या मैं भारत से जंग लगा दूं, वो तो जंग नहीं लगा सके थे। उन्होंने तो वो पायलट 24 घंटे नहीं रखा था, तो वो क्या कर लेंगे बाहर आकर। हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने जंग लगाई और जंग जीती भी। इमरान खान साहब जो है वो अमेरिका गए, सिर्फ सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मुलाकात के बाद उन्होंने अपने आप को पता नहीं क्या हुआ बना लिया और एयरपोर्ट उतर के कहा कि जनाब फवाद चौधरी साहब शायद साथ थे या उनको वेलकम कर रहे थे। उन्होंने कहा था जी मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आया, और उसके बाद मकबूजा कश्मीर के सिलसिले में सिर्फ हमें 15 मिनट धूप में खड़ा, और वो भी एक जुम्मे के लिए। तो इमरान खान साहब बाहर आकर क्या कर लेंगे? हाँ, वो मसाइल पैदा कर सकते हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो जिस वजह से आज आप सुख का सांस ले रहे हैं, आपका एटॉमिक प्रोग्राम देखिए, जब बुर्ज खलीफा बन रहा था ना, जब नई नई सड़कें बन रही थी, जब तरक्कियां हो रही थी, जब दुनिया भर के लोग लाकर बसाए जा रहे थे, उस वक्त हम भूख काट कर घास खाकर, वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था, ये वो एटम बम बना रहे थे जिसकी वजह से मैं और आज सुकून की सांस ले रहे हैं। चारों तरफ आग लगी है लेकिन आप अमन से बैठे हैं। वजह सिर्फ आपका वो एटम बम है जो आपने कर्जे लेकर, जो आपने दूसरों से पता नहीं क्या क्या करके बनाया है, ये वो वजह है। तो इमरान खान साहब के दौर में वो महफूज रहा है। मैं तो इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि इमरान खान साहब तक दौरे हुकूमत में कहीं उसके साथ कुछ नहीं हुआ। ईरानी कौम जिस हिम्मत से हौसले से लड़ रही है वो लड़ रही है। अब देखें ना, इमरान खान और जो अभी सुप्रीम लीडर शहीद हुए हैं उनको आपस में मिलाया जा रहा है।
कहाँ वो शहीद होने वाला जो अपनी जगह से हिला नहीं है, जिसने अपनी कौम के लिए वो कुर्बानी दी अपनी शहादत के, उसकी कौम जो है वो देखें, एक लम्हे के लिए पूरे ईरान में बिजली बंद नहीं हुई, किसी जगह पे खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईरानी कौम डट के खड़ी है। और जिनकी बात कर रहे हैं आप बाहर निकालने की, वो सर पे बाल्टी लेके घूमते थे कि कहीं किसी जगह से आके कोई चीज ना मुझे लग जाए। तो मेरे ख्याल में इन हालात में इमरान खान साहब का बाहर आकर क्या कर लेंगे, मसाइल पैदा करेंगे, आपके मुल्क की सड़कें गर्म करेंगे, इंतशार पैदा करेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे, गलतफहमियां पैदा करेंगे और बहुत सारी दूसरी चीजें करेंगे जिससे ये हुकूमत ना चल सके या इसकी मईशत बेहतर ना हो सके। तो मेरे ख्याल में वो सजा काट रहे हैं। बेहतर है अभी को 2 4 6 महीने, साल 2 साल उनको सजा काटने दें। अगर मुल्क के इतने हालात अच्छे हो जाएं कि इमरान खान साहब फिर बाहर आकर भी कोई ऐसा काम करें तो उससे कोई फर्क ना पड़े, तब तक मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो जहां पे हैं वो वहां पे खुश है और वो खुश भी हैं। सर एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। मुल्क का मुस्तकबिल, पावर सेक्टर के बारे में बात होगी क्योंकि पूरी दुनिया परेशान है, हम भी परेशान हैं। भारत के पास 50 दिन का तेल बचा है, हमारे पास 29 दिन का तेल बचा है। वजीर खजाना कहते हैं कि ये महीना तो गुजर जाएगा, अगले महीने का पता नहीं है। इसीलिए हमारे वजीर मुमलिकत जो हैं वो सऊदी सफ़ीर के पास पहुंचे, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ एक जहाज़ पाकिस्तान के लिए जल्द अज जल्द रवाना करें। लेकिन हम जानते हैं कि जो इस वक्त प्रपोजल डिस्कस किया जा रहा है सरकारी हलकों में, तालीमी इदारों को बंद किया जाए, घर से ही बच्चों को कहा जाए कि वर्क एट होम की तरह घर से बैठ के वो लैपटॉप पे तालीम हासिल करें। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हफ्तावार तब्दील की जाएंगी, सप्लाई को मॉनिटर किया जाएगा। LNG कतर में बंद हो चुका है प्लांट, जिसकी वजह से कतर से LNG आने वाली नहीं है। हमारे पास 15 दिन की LNG बची है। इसी LNG को हम गैस में कन्वर्ट करके, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को गैस में कन्वर्ट करके हम सप्लाई करते हैं। यही वजह है कि इस वक्त SSGC ने बोला है कि 10 मार्च को हम गैस का नया शेड्यूल अनाउंस करेंगे। हमें याद है कि पेट्रोल की कीमत में 2-4 रुपए का फर्क आ जाए तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। अब जब बताया गया, जिस तरह फवाद चौधरी बता रहे थे कि 20-30 रुपए का फर्क आने वाला है, तो अंदाजा कीजिए कितना बड़ा महंगाई का तूफान है जो इस वक्त हमें देख रहा है। और हम उसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत, आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। अब लोग परेशान हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा संदीला साहब से। संदीला साहब, आपकी नज़र में ये कितनी बड़ी थ्रेट है, ये कितना बड़ा कंसर्न है? पूरी दुनिया इससे मुतासर होगी, नॉट जस्ट पाकिस्तान। व्हाट शुड वी डू अबाउट इट इन योर ओपिनियन? परवेज संदीला साहब। बिल्कुल ठीक है, जो हुकूमत ने किया है वो सबसे पहले सऊदी अरब के पास गए हैं, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे जो तल्कात हैं, सऊदी अरब के साथ जिस तरह हम लोग इस जंग में खड़े हैं, या इससे पहले भी जब हम पे मुश्किल वक्त आया तो सऊदी अरब ने हमें हमेशा ख़ास तौर पर तेल के मामले में कभी भी मायूस नहीं किया। एक तो पहली बात तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला जो तेल है वो सऊदी अरब से हमें बर वक्त मिलेगा। हमारे पास अभी 28-29 दिन का अभी ज़ख़ीरा है। और जहाँ तक गवर्नमेंट जो कुछ ऐसे इकदाम करे जिसमें तेल कम इस्तेमाल हो तो वो मेरे ख्याल में ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, एक बात अतला भाई, आप अक्सर मुझे कहते हैं क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जो अभी मैंने गाड़ी का टैंक फुल किया है और अभी मैं कल जो गुजरते हुए पेट्रोल स्टेशन से गुजर रहा था तो तकरीबन 30 यूरो सेंट का डिफरेंट था। अभी जो मैंने रिसेंटली टैंक फुल किया है, अब वो जाहिर है 2-2.5 हफ्ते निकाल जाता है, तो जंग लगने से पहले कह लें आप मैंने ये लगवाया था, तो 30 सेंट, अगर 30 सेंट को मैं लेके आऊँ कन्वर्ट करूँ आपके रुपए में, तो ये तकरीबन 1 रुपया 10-15-20 रुपए 115-20 रुपए पेट्रोल जो है महंगा हुआ है। और यहाँ पर भी जो इसकी जो मिकदार पड़ी हुई है वो भी यही बता रहे हैं कि 35-40 दिन का पड़ा हुआ है। तो ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया को इससे निकलना है। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बताऊं, पता नहीं मुझे मेरी फीलिंग कह रही है कि जो ट्रंप है वो इससे पीछे हटेगा और ये जो जंग वाला माहौल है, ये जो जंग है, क्योंकि देखें गल्फ जो है ना, ये जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। और गल्फ का कोई एक मुल्क नहीं है, तमाम के तमाम सिवाय सऊदी अरब के तमाम जो है वो डिपेंड ही अमेरिका पे कर रहे हैं। सऊदी अरब ने थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ हिस्सा डाला था, बाकी तो सारे, तो ये अमेरिका इतनी बड़ी मुखालफत या इतनी बड़ी चीज़ों को लेके चल नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। फिर अमेरिका के अपने घर में, आपको पता है कांग्रेस, ये दूसरी जंग है, इससे पहले वेनेजुएला और अभी ये ईरान वाली जंग, वो अपनी बगैर किसी मंजूरी से कांग्रेस ने जंग शुरू की है। वहां पे भी 31 तारीख को उसको पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं। हो सकता है ट्रंप का टनोर भी खत्म हो जाए, जो ट्रंप जो है वो अपनी सदारत से हाथ भी धो बैठे, क्योंकि अमेरिका में भी बड़ी मुखालफत भारी है। तो मुझे लगता है कि ये जंग जो है अगले 2-4-5 दिन में किसी जगह पे रुकने वाली, बल्कि अगर देखा जाए तो पिछले 1 दिन में काफी हद तक जो है वो वाला माहौल नहीं रहा जो आज से 5-7 दिन था। तो इसमें कोई शक नहीं है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो अपने इस वक्त जो पाकिस्तान है वो, जिस तरह मैंने बताया, सऊदी अरब है, जाहिर है कतर में अभी बंद है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो भी कुछ दिनों में खुलेगा और ये चीजें नॉर्मल होने की तरफ जाएंगी। जंग अफोर्ड की नहीं जा सकती और पाकिस्तान जो है वो
सफारतकारी के लिहाज से, तलकात के लिहाज से दुनिया के बहुत सारे ममालिक के साथ अच्छे रिलेशन में है, तो मेरे ख्याल में मसाइल होंगे लेकिन इतने बड़े नहीं होंगे कि हमारे मुल्क में किसी किस्म का कोई बहरान पैदा हो। जहां तक प्राइस बढ़ने का तल्लक है तो वो पूरी दुनिया में बढ़ेगी, तो उसके लिए पाकिस्तान में बढ़ सकती है। तो उससे बेहतर ये है कि हम लोग या तो वो सफर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करें, या फिर हम लोग जैसे घर से काम करने की जो एक कोरोना के दौर में हुआ था, अगर उसको भी अडॉप्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में फायदा होगा और हुकूमत उस तरफ जा रही है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, योर ओपिनियन सर? जी मैं तो समझ रहा हूँ चंद दिन में बेहतरी की तवक्कुआत होंगी। कोई भी जंग को सतह तक नहीं बढ़ा सकता। हमारे थ्योरीज बहुत ज्यादा होती हैं, हम लोग फौरन छलांग मार के बहुत जाते हैं। मैं नहीं समझता कि जंग खित्ते के लिए है। और जिन मुल्कों की इकोनॉमी है, मैं स्पेशली मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, उनकी इकोनॉमी जिस चीज पे खड़ी है वो तो बिल्कुल भी लड़ाई और जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थोड़े दिन के लिए अगर उनके एयरपोर्ट्स बंद हो या उनकी कारोबारी सरगर्मियां बंद हो तो उन्हें मुसीबत पड़ जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि बड़ी देर तक इसराइल के पीछे बहुत से मुल्क खड़े होंगे या इवन अमेरिका भी उसकी सपोर्ट में रहेगा। बस ये एक था हो गया जो उन्होंने, मेरे ख्याल से वो अपने तौर पे इसी को बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं कि खामनेई साहब को शहीद कर दिया है। और कहीं ना कहीं ईरान के अंदर वो जो रजीम चेंज चाहता था वो हो नहीं सकी और अवाम मजीद उनके साथ जुड़ गए हैं जो वहां पे हुकूमत मौजूद है। तो मेरे ख्याल से अब उन्हें वो इनका मंसूबा तो कामयाब नहीं होगा। बाकी पाकिस्तान की हुकूमत को, पॉलिसीज को देखते हुए एक तो मैं नहीं समझता कि शॉर्टेज आएगी इन चीजों की, लेकिन अगर आए या ना आए हमें अपनी मुआशी सूरत हाल को देखते हुए पेट्रोल के इस्तेमाल में कमी करनी चाहिए। बिला वजह ट्रैफिक है, दनदनाती फिर रही है सड़कों के ऊपर, हमें शायद इसे तरक्की समझते हैं। मुझे तो नहीं तरक्की नजर आती है। एक गाड़ी में एक बंदा बैठा है, मुंह उठा के कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, और मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। दुनिया भर में मूवमेंट को कम किया जाता है। शॉपिंग सेंटर्स घर के करीब होते हैं, वहां पे लोग जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें भी अपनी औकात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाएं। थैंक यू सो वेरी मच बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपके कीमती वक्त के लिए पहला साथ बेहद मशकूर हूँ। आपके कीमती वक्त के लिए भी जज़ाकल्लाह खैर। दोनों मेहमानों का व्यूअर्स अपना फीडबैक सोशल मीडिया पे जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।